गुड इवनिंग, ब्रिजभान सर एंड टीम की तरफ से स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। लेक्चर 5 में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीशीज कॉन्सेप्ट। स्पीशीज कॉन्सेप्ट आपको लास्ट टर्म पे बताया गया था। बहुत सारी स्पीशीज के नाम हमने डिस्कस कर लिए थे। कई सारी स्पीशीज आई थी जिसमें स्पेसिएशन के भी कुछ पार्ट्स देखे थे। आज हमको उसी कहानी को आगे बढ़ाना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट से। टाइपोलॉजिकल में जो स्पीशीज के टाइप आए थे, जैसे हमने नाम मेंशन किया था पिछली स्लाइड्स में, होलोटाइप, आइसोटाइप, नियोटाइप, लेक्टोटाइप और पैराटाइप। तो यहां से कहानी को स्टार्ट करेंगे और फिर हम बात करेंगे कितने हमारी इवोल्यूशन के सीरीज में जो है कॉन्सेप्ट आए हैं। चलिए आज टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के जो टाइप्स हैं वहां से स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में जो आपने नंबर देखे थे वो नंबर क्या थे? वो नंबर था आपके सामने होलोटाइप, आइसोटाइप, नाम मेंशन करेंगे हम लोग यहां पे, होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, लेक्टोटाइप और लास्ट में था नियोटाइप। तो इतने टाइप हमने देखे थे टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के नाम में। आज इन्हीं टर्म्स को डिफाइन करते हुए हम लोग क्या करेंगे, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं होलोटाइप से। होलोटाइप के बारे में आपको पता है कि हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने ये कहा हुआ था कि ये सब क्या है, ये सब के सब आपके लिए मेंशन होंगे टाइप स्पेसिमेन में। हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे टाइप स्पेसिमेन की, और टाइप स्पेसिमेन के साथ ही ये कहानी क्या होगी, स्टार्ट होती है। तो होलोटाइप क्या है, आइसोटाइप क्या है, पैराटाइप क्या है, लेक्टोटाइप क्या है, नियोटाइप। डिफिनेशन के साथ हम लोग चलेंगे यहां पे। ओरिजिनल टाइप ऑफ स्पेसिमेन, अगर हम होलोटाइप की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर ओरिजिनल टाइप ऑफ स्पेसिमेन प्रेजेंट है, ओरिजिनल टाइप ऑफ स्पेसिमेन जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, होलोटाइप में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आपका है आइसोटाइप। आइसोटाइप में कॉपी ऑफ होलोटाइप, या इसको डुप्लीकेट भी कहा जाता है। हम इसको डुप्लीकेट कह सकते हैं या कॉपी बोलेंगे। किसका? आइसोटाइप का। आइसो का मतलब होता है सिमिलर। यहां पे जो ये वर्ड आया हुआ है आइसो, आइसो मींस सिमिलर। आइसो इज इक्वल टू सिमिलर कहा जाता है, और सिमिलर का मतलब होता है फोटोकॉपी या डुप्लीकेट। तो यहां पे हम लिखेंगे सिमिलर टू होलोटाइप और डुप्लीकेट स्पेसिमेन। तो यहां पर हम इसको सिमिलर टाइप स्पेसिमेन बोलेंगे, या फिर ये बोलेंगे कि ये होलोटाइप का क्या है, डुप्लीकेट वाले सेंस में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पैराटाइप। पैराटाइप की बात करें, वन विच इज साइटेड विथ ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन, लेकिन ना ही इसका कोई होलोटाइप होगा और ना ही इसका कोई आइसोटाइप होगा। लिखेंगे यहां पे वन विच इज साइटेड एज, वन विच इज साइटेड एज, जिसको ये माना गया कि ये ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन है, साइटेड विथ ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन, बट नाइदर होलोटाइप नॉर आइसोटाइप। ना तो ये होलोटाइप होगा और ना ही ये आइसोटाइप में कंसीडर किया जाएगा। तो यहां तक के लिए हम इसको मेंशन करेंगे। व्हाट अबाउट लेक्टोटाइप? लेक्टोटाइप के बारे में कहा जाता है टाइप स्पेसिमेन फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल इन अब्सेंस ऑफ होलोटाइप। अगर होलोटाइप अब्सेंट हो जाता है, किसी तरीके से होलोटाइप अब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट है हमारे सामने, तो उस सेंस में क्या करेंगे, उसको हम लेक्टोटाइप में कंसीडर करेंगे। लिखेंगे यहां पे टाइप स्पेसिमेन फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल, टाइप स्पेसिमेन फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल, टाइप स्पेसिमेन फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल इन अब्सेंस ऑफ
इन अब्सेंस ऑफ होलोटाइप। तो होलोटाइप के अब्सेंट होने पर, होलोटाइप जब अब्सेंट होगा तो वहां पे इनको क्या कर लेंगे हम मान लेंगे ये इलेक्ट्रोटाइप है। पैराटाइप की बात, सॉरी नियोटाइप के बारे में अगर बात करें तो नियोटाइप आपका क्या होगा, न्यू नॉमेनक्लेचर व्हेन ओरिजिनल टाइप इज मिसिंग। तो हमको यहां पे कंप्लीटली नया नामकरण करना होगा जब पुराना वाला खो जाएगा। न्यू नॉमेनक्लेचर, न्यू नॉमेनक्लेचर when holotype is missing। जब होलोटाइप खो जाए, या फिर हम यहां पे ये भी कह सकते हैं when ओरिजिनल मटेरियल या ओरिजिनल टाइप स्पेसिमेन, ओरिजिनल टाइप स्पेसिमेन मिसिंग। तो इस केस में इसको क्या करेंगे, इस केस में हम लोग इसको नियोटाइप में कंसीडर कर देंगे और यहां पे ये क्या मान लिया जाएगा, नियोटाइप स्पेसिमेन माना जाएगा। यहां तक के लिए ये टॉपिक था टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में। और टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में आपने होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, इलेक्ट्रोटाइप और नियोटाइप वाले इस टाइप स्पेसिमेन को कंसीडर किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले यहां पे टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कितने टाइप थे, सिस्टम थे जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किए गए। सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कितने सिस्टम हैं जिनमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है, कितने एनिमल को कितने सिस्टम से गुजारा गया। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जनरली हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक, लेकिन हम लोग यहाँ पे फेनेटिक कॉन्सेप्ट को भी मिस नहीं करने वाले हैं। फेनेटिक कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फेनेटिक कॉन्सेप्ट से या इनके टाइप से। तो टाइप पहले मेंशन कर लेंगे, कितने टाइप के हैं। जनरली 4 टाइप के बनेंगे वो यहाँ पे। फेनेटिक सिस्टम, आर्टिफिशियल, नेचुरल सिस्टम और लास्ट वन फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक जो होता है ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है और हम ये भी जानते हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम को हम क्लेडोग्राम, डेंडोग्राम के जैसे नामों से जानते हैं। तो यहां पर फाइलोग्राम या क्लेडोग्राम, डेंडोग्राम जैसे टर्म आएंगे। क्लेडोग्राम या डेंडोग्राम जो इवोल्यूशनरी ट्री बनती है वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में। शुरुआत करेंगे आज हम लोग यहाँ पे फेनेटिक सिस्टम के बेसिस पे। पहला टॉपिक के साथ फेनेटिक सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा। चलिए फेनेटिक सिस्टम की बात करते हैं। फेनेटिक सिस्टम में क्या किया गया। फेनेटिक सिस्टम में जनरली प्लांट्स को, एनिमल को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफाई करने का प्रयास किया गया था। इस सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, लेकिन थियोफ्रेस्टस ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। सबसे पहले अडॉप्ट करने वाले इस सिस्टम को थियोफ्रेस्टस थे और उन्होंने यहाँ पे प्लांट को 3 चीजों के बेसिस पे, हर्ब, श्रब और ट्री के बेसिस पे जो है क्लासिफाई करा। तो थियोफ्रेस्टस के नाम के साथ इस कहानी को स्टार्ट करेंगे। फेनेटिक सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिजिकल सिमिलैरिटीज, बेस्ड ऑन फिजिकल सिमिलैरिटीज ऑब्लिक मॉर्फोलॉजी भी मेंशन करेंगे। फिजिकल सिमिलैरिटीज के साथ साथ हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ ही कहानी आगे बढ़ी थी। या फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म जब आप मेंशन करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, हम मानते हैं उसको कि ये आपका क्या है,
ये आपका फिनोटाइप में कंसीडर होगा। तो यहां पे नाम आएगा फिनोटाइप। इसके बाद की कहानी को अगर बताया जाए कि थियोफ्रेस्टस ने इसको अडॉप्ट करा था, तो सबसे पहले लिखेंगे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड रहा है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें सबसे पहले अडॉप्ट किसने करा, फर्स्ट एडॉप्टेड बाई, साइंटिस्ट का नाम यहां पर मेंशन होगा। सबसे पहले अडॉप्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था यहां पे थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस जी ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट करा था। और आपको यह भी पता है कि थियोफ्रेस्टस जो हैं, थियोफ्रेस्टस को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी भी मानते हैं। तो ये नाम वहां से स्टार्ट हुआ, जो बेसिस था प्लांट को क्लासिफाई करने का। तो थियोफ्रेस्टस जी ने प्लांट को क्लासिफाई करा 3 कैटेगरी में और कहा इनमें आएंगे हर्ब, श्रब और ट्री। तो प्लांट को जनरली उनके मार्फोलॉजी के बेसिस पे, हाइट के बेसिस पर डिफाइन किया थियोफ्रेस्टस ने फेनेटिक कॉन्सेप्ट में, और नाम रखा हर्ब, श्रब और ट्री। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं था। फिर कहानी यहां से आगे बढ़ गई। फेनेटिक सिस्टम के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो अगला टॉपिक अगले स्लाइड के साथ, आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे। अगर आर्टिफिशियल सिस्टम की यहां पे बात करी जाए तो बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन हम लोग मेंशन जरूर करेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले शुरू किया गया था। पायनियर जो थे इसके वो एरिस्टोटल थे, बाद में ये थियोफ्रेस्टस के द्वारा अडॉप्ट किया गया। गलत नहीं होगा वहां पे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पायनियर मान के चलेंगे एरिस्टोटल को, बेस्ड ऑन द हैबिटाट। एरिस्टोटल इसके पायनियर रहे हैं। किस बेस पर अरिस्टोटल ने जो है इसको माना था, बेस्ड ऑन हैबिटाट। तो अरस्तु ने इसको हैबिटाट के बेस पर पायनियर बनकर स्टार्ट किया शुरुआती दौर से, लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट बदल गया। ये कॉन्सेप्ट जब बदला तो वहां से फिर ये बहुत सारे मॉडिफिकेशन से गुजरा है। हम लोग मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। फर्स्ट अडॉप्टेड बाय थियोफ्रेस्टस, पॉइंट वाइज चलेंगे अब यहां से। फर्स्ट अडॉप्टेड बाय, नाम मेंशन होगा थियोफ्रेस्टस का, लेकिन इसके बाद सेकेंड पॉइंट में आपको एक नए साइंटिस्ट का नाम देखने को मिलेगा, प्लाइनी। तो एक नए साइंटिस्ट थे यहां पे प्लाइनी। इनके अकॉर्डिंग अगर हम इस घटना को देखें तो प्लाइनी जी ने क्या कहा, प्लाइनी जी ने यह माना कि जो डिस्टिंग्विश है एनिमल और प्लांट, वो फ्लाइट और नॉन फ्लाइट के बीच में था। इन्होंने डिस्टिंग्विश करा distinguished between distinguish animal between फ्लाइट, उड़ने वाले और न उड़ने वाले, फ्लाइट एंड नॉन फ्लाइट एनिमल। वो एनिमल जो उड़ सकते थे और वो एनिमल जो उड़ नहीं सकते थे, पंखों के बिना वाले थे, उसको इन्होंने यहां पे क्या करा, ऐड करा। कुछ कंट्रोवर्सी हुई वहां पे रेटाइटी ग्रुप को लेकर। वो चिड़िया, वो बर्ड जो एविस क्लास के रेटाइटी ग्रुप में रखी गई थी, जिसमें फ्लाइटलेस बर्ड आती हैं, फिर वहां से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई और इसको हटाया गया। प्लाइनी जी के बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है, कैरोलस लिनियस के द्वारा अडॉप्ट हुआ। फिर कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम को यहां पे बनाया, फिर ये कहानी एक्सेप्टेड हो गई। बात करेंगे यहां पे हम लोग किसके बारे में, कैरोलस लिनियस के बारे में। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस की कहानी आगे बढ़ेगी और ये वाइडली एक्सेप्टेड थियरी भी रही है काफी टाइम तक। बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर, इन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर के बेस पर डिफाइन करा
बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसके अलावा अगर इसी पॉइंट में हम एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते थे कि नंबर ऑफ लेंथ, नंबर या लेंथ या यूनियन ऑफ स्टैमेन एंड कार्पल, नंबर के बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे एंड यूनियन ऑफ स्टेमेन एंड कार्पेल। तो स्टेमेन और कार्पेल के बेसिस पे जो है इन्होंने इसको डिफाइन करा था सेक्सुअल कैरेक्टर में, जिसमें नाम आएगा मोनेंड्रिया, डाईएंड्रिया और ट्राईएंड्रिया। मोनेंड्रिया, डाईएंड्रिया और आएगा ट्राईएंड्रिया। मोनेंड्रिया में आया था आपका 1 स्टामेन। देन अगर हम बात करेंगे डाईएंड्रिया में तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टामेन के बेसिस पे चल रही है कहानी, तो हम लोग मान लेंगे डाई का मतलब होता है 2, तो 2 स्टामेन, और ट्राई का मतलब रोमन नंबर है ये, मोनो डाई ट्राई, तो यहां पे 3 स्टामेन। ये सेक्सुअल कैरेक्टर हैं और आप जानते हैं तो कैरोलस लीनियस ने इसको यहां पे डिफाइन करा। 3 साइंटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, अरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, प्लाइनी, और उसके बाद जो आपको मिलेंगे वो है कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पे जब इसको डिफाइन करा तो कहानी यहां से आगे बढ़ गई। फिर हम लोग बढ़ेंगे और आगे इस पार्ट को डिफाइन करते हुए अगली स्लाइड में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक अगले स्पीशीज कॉन्सेप्ट को, वो होगा नेचुरल सिस्टम। तो चलिए नेचुरल सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि नेचुरल सिस्टम स्टार्ट कहां से हुआ। अगर हम नेचुरल सिस्टम को डिफाइन करें, थर्ड वन कॉन्सेप्ट होगा आपका नेचुरल सिस्टम। चलिए नेचुरल सिस्टम जहां पे उनके नेचुरल चीजों को क्लासिफाई करने का बेस बना था, कई सारे साइंटिस्ट के बाद एपी डी कंडोले, एएल जूसियो, और फिर वहां से अडॉप्ट हुआ बेंथम और हुकर के द्वारा। फिर हचिंसन आएंगे जिसमें जनरा प्लेनेटेरियम को लेकर एक बहस चलेगी, तब हम इस कहानी को आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एएल डी जूसियो से। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एएल डी जूसियो, यहां से इनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे कॉन्सेप्ट को। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अटेम्प्टेड इन हिज बुक जेनरा प्लेनेटेरम। जेनरा प्लेनेटेरम वाली बुक में जो है इन्होंने इस चीज को मेंशन करा, ट्राई किया था इन्होंने, अटेम्प्ट नहीं करा था। अटेम्प्टेड इन हिज बुक जेनरा प्लेनेटेरम, एक बुक आई है यहां पे, नाम याद रखेंगे जेनरा प्लेनेटेरम का। अटेम्प्टेड इन हिज बुक जेनरा प्लेनेटेरम, और कहा कि जो इसका बेस होगा, किस बेस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था, बेस्ड ऑन, अगर इनका हम बेसिस मानकर चलें तो जो बेसिस है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉटिलिडन एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्टामेन। नंबर ऑफ कॉटिलिडन और दूसरा प्रेजेंस ऑब्लिक अब्सेंस ऑफ स्टामेन एंड कार्पल। तो स्टामेन या पेटल्स के बेसिस पर जो है इन्होंने क्या माना, इसको कह दिया कि ये माना जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंस या अब्सेंस, मौजूदगी या गैर मौजूदगी में जो है इन्होंने क्लासिफाई करा। फिर कहानी आती है एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम था एपी डी कंडोले। कुछ लोग कहते हैं अगस्टिन पिरामिस डी कंडोले, कि कंडोले ने टैक्सोनॉमी टर्म को दिया था। ये तो पता ही होगा सभी को, टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो कहां से आया था, एपी डी कंडोले के नाम से आया था। लेकिन क्या सिर्फ एपी डी कंडोले का रोल वहीं तक था या टैक्सोनॉमी रोल तक था, टैक्सोनॉमी वर्ड तक था? जी नहीं, एपी डी कंडोले का नाम और भी जगहों पर आएगा लेकिन मेंशन नहीं किया गया। तो सही रिकॉग्निशन, सही पहचान आपको यहां पे देखने को मिलेगी। चलिए एपी डी कंडोले से स्टार्ट करते हैं।
एपीडी कंडोले ने अपनी बुक थियोरी एलिमेंटायर डीला बोटेनिक पब्लिश्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहां पे पब्लिश करा, जिसमें पब्लिश करा है उस बुक का नाम मेंशन होगा यहां पे। बुक का नाम है थियोरी एलिमेंटायर डी ला बोटेनिक। तो ये इनकी बुक का नाम है। कोई इस बात को माने या ना माने, एपीडी कंडोले की जो बुक है उस बुक के नाम के साथ हम लोग यहां पे जस्टिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो थियोरी एलिमेंटायर डी ला बोटेनिक में इन्होंने इस सिस्टम को क्या करा, पब्लिश करने का प्रयास किया। किस दो ग्रुप में डिफाइन किया था इन्होंने, जो दो ग्रुप बनाया था अपने सिस्टम में, 2 ग्रुप। पहला ग्रुप होगा आपका वैस्कुलर, 2 ग्रुप बनाया, कहा वैस्कुलर्स, और दूसरा नॉन वैस्कुलर्स। स्पेलिंग यही रखी थी उन्होंने क्योंकि उस टाइम पे वैस्कुलर को माना नहीं गया था। तो वैस्कुलर्स क्या है, वैस्कुलर बंडल का प्रेजेंट होना, और या फिर इसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर्स। तो यहां पे इसको सेलुलर भी माना गया है, और इस वाले में हम मानेंगे वैस्कुलर बंडल का प्रेजेंट होना। तो वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, इनके प्रेजेंस के बेसिस पे, तो वैस्कुलर बंडल के प्रेजेंस के बेसिस पे और नॉन वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इन सभी के बेसिस पे जो है इसको क्या किया, कैटेगराइज करने का प्रयास किया गया था। डन। फिर कहानी आगे बढ़ी। फर्स्ट अडॉप्टेड बाय जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। इसको अडॉप्ट किया गया था बेंथम एंड हुकर के द्वारा। फिर कहानी आगे बढ़ी, अडॉप्टेड बाय, फर्स्ट अडॉप्टेड बाय नया नाम बेंथम एंड हुकर। इनका नाम कुछ अलग भी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पूरे नाम के साथ नहीं चल रहे हैं अभी हम लोग यहां पे शॉर्ट नेम देख रहे हैं। तो फर्स्ट अडॉप्टेड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर के नाम से इन्होंने साथ में वर्क किया था। कहां पे, वर्क टुगेदर, दोनों ने साथ में काम किया, वर्क टुगेदर एट रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू यूके। क्यू में यूके का मतलब उत्तराखंड यहां पे कतई नहीं होगा, यहां पे क्यू का मतलब है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो कि इंग्लैंड में माना जाएगा। तो इन्होंने दोनों ने साथ में काम किया था रॉयल बोटेनिकल गार्डन में। फिर वहां से कहानी आगे बढ़ी, लेकिन इन्होंने अपने काम को पब्लिश करा, इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश करा, वर्क पब्लिश्ड इन जेनेरा प्लेनेटेरम। ये जो काम था इनका, इसको जेनेरा प्लेनेटेरम में पब्लिश किया गया, जेनेरा प्लेनेटेरम। अब ये चिंता का विषय भी है और सोचने वाली बात भी है कि कुछ लोग जो है जेनेरा प्लेनेटेरम को बेंथम और हुकर की बुक मानते हैं और कुछ लोग इसको नहीं मानते, जिसमें से मैं भी एक हो सकता हूं, और हो सकता है मैं गलत भी हूं यहां पे कि शायद ये जेनेरा प्लेनेटेरम बेंथम हुकर की बुक नहीं है, और ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको कोई रेलिवेंट सोर्स मिलता है, क्योंकि आप लोग ढूंढ रहे होंगे, तो ढूंढिएगा और बताइएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो है ALD जूसियो की जो बुक है वो है जेनेरा प्लेनेटेरम। तो क्या मैं सही हूं, क्या आप सही हैं, इसको हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लेकिन रेलिवेंट रिसोर्सेज के साथ। जिसके पास भी रेलिवेंट रिसोर्स होगा वो वहां पे मेंशन करेगा, ठीक है। कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या ये कहानी यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए? लेकिन नहीं। किस बेसिस पर ये बेस था, आधार क्या था इनके काम का? तो ये इनका जो काम था वो बेस्ड था मार्फोलॉजी पे, कह लीजिए आप सिमिलैरिटी पे बेस था, या कह लीजिए इवोल्यूशन पे बेस था। तो ये इतनी चीजों को इन्होंने बेस माना हुआ था और इसके बेसिस पे ये काम चला। बेसिस मार्फोलॉजी, सिमिलैरिटी और इवोल्यूशन।
आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना होगा कि ये जो जनरा प्लेनेटेरम है कि या ये बेंथम होकर की बुक है या ALD जोशियो की बुक होगी, ढूंढिएगा, रेलिवेंट रिसोर्स के साथ आप कमेंट कर सकते हैं वहां पे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको वहां से रिड्यूस कर लेंगे या फिर सचेत रहने देंगे। अगर मैं सही हुआ तो ये यहीं पे रहेगा, अगर आप सही हुए तो इसको यहां से हटाया जाएगा और एक क्षमा प्रार्थना आपकी तरफ से होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट। अगला टर्म है आपके लिए कि फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट क्या है या फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसे कहा गया। तो चलिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम को हमने क्या कहा था, क्लेडोग्राम, डेंडोग्राम भी कहा था, इवोल्यूशनरी ट्री के नाम से भी कहा था या फाइलोजेनेटिक ट्री के नाम से कहा था। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम को हम लोग यहां पे डिफाइन करने वाले हैं। क्लेडोग्राम, डेंडोग्राम, फाइलोजेनेटिक ट्री के नाम से करेंगे, कुछ लोग इवोल्यूशनरी ट्री के नाम से भी जानते हैं। कैसे बनता है ये ट्री, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मोनेरा को माना, ठीक है, मोनेरा से एक ओरिजिन होती है यहाँ पे आपको पता है प्रोटिस्टा की। फिर प्रोटिस्टा के बाद अगर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि एक ही ब्रांच में आपको तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। क्या मिलेगा आपको, प्लांटी मिलेगा, माइकोटा मिलेगा या फंगस मिलेगा और एनिमेलिया मिलेगा। तो ये जो सिस्टम बनता है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री के नाम से कंसीडर करते हैं। या जिसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमको देखने को मिले उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इवोल्यूशन बोला जाता है। हम उसको फाइलोजेनेटिक ट्री के नाम से मेंशन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मेंशन करेंगे यहां से इसके टाइप के बारे में। Evolutionary history of a group of organism इसको हम लोग फाइलोजेनी बोलेंगे। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की या ग्रुप की जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, फाइलोजेनी में कंसीडर कर लेंगे। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्टिंग द इवोल्यूशनरी सीक्वेंस एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप इज नोन एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम को हम लोग यहां पे मेंशन करने वाले हैं। System of classification reflecting the evolutionary sequence as well as genetic relationship इसको बोला जाएगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। हाईलाइट करेंगे यहां पे इस पार्ट को। अगले पार्ट की तरफ, टर्म जो फाइलोजेनी है इसको किसने बताया सबसे पहले, टर्म फाइलोजेनी की बात करें तो फाइलोजेनी टर्म सबसे पहले दिया था लैमार्क ने। दूसरी बात अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी, तो यहां पे नाम आएगा अर्नेस्ट मेयर का। अर्नेस्ट मेयर ने जो कॉन्सेप्ट है फाइलोजेनी का ये बताया हुआ था।
सिस्टम को अडॉप्ट किया सबसे पहले, सिस्टम अडॉप्टेड बाय एंगलर एंड प्रांटिल। ये दो साइंटिस्ट वापस से, एंगलर और प्रांटिल ने क्या किया, इसको सिस्टम को सबसे पहले अडॉप्ट किया। अगर हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, जो यहां पे एक नया टर्म आएगा, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहां पे दो नाम आते हैं, एक तो हचिंसन का नाम आएगा और दूसरा तख्ताजान का नाम आता है। तो आप हचिंसन के नाम को मेंशन करेंगे, लेकिन जो तख्ताजान है ये आपके लिए इंडियन टैक्सोनॉमिस्ट हैं। तख्ताजान इंडियन टैक्सोनॉमिस्ट हैं और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, कहा था कि अगर आप फाइलोजेनी पढ़ रहे हैं या इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो फाइलोजेनी में या जब भी आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें आपको फाइलोजेनी रखना पड़ेगा, टैक्सोनॉमी को बिना फाइलोजेनी के पढ़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बोन विदाउट फ्लेश। तो ये स्टेटमेंट फेमस हो गया था यहां से इनका। टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी लाइक बोन विदाउट फ्लेश। बोन विदाउट फ्लेश ये स्टेटमेंट है ए.एल. तख्ताजान का। तो ए.एल. तख्ताजान ने ये स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि अगर आप टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं और उसमें फाइलोजेनी नहीं पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, बोन विदाउट फ्लेश की स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत फेमस हुआ और ए.एल. तख्ताजान एक ही बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गए यहाँ से। या ये कह सकते हैं आप कि फाइलोजेनिक कॉन्सेप्ट के, फाइलोजेनिक वर्ड को, टर्म को जिन ऊंचाइयों पे आज हम देख रहे हैं, वहां पे पहुंचाने का रोल किसका है, ए.एल. तख्ताजान का है। हम पढ़ेंगे यहां से कहानी को खत्म करते हुए किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम। क्या किंगडम सिस्टम यहीं पर खत्म हो जाएगा? 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4, 5, जी नहीं, 6 किंगडम सिस्टम, 3 एम्पायर सिस्टम, 2 डोमेन सिस्टम या 3 डोमेन सिस्टम, 2 एम्पायर सिस्टम, इस सभी के साथ जो है हम इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। आज के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे पाएंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही जो है इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करने का काम किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये खत्म कहां पे होगा। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे 2 किंगडम सिस्टम की। पहला टॉपिक होगा यहां पे 2 किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। 2 किंगडम है तो 2 नाम होंगे, प्लांटी और एनिमेलिया। बेसिस क्या था? सेल वॉल का प्रेजेंट होना। एनिमल होगा तो सेल वॉल एब्सेंट होगी। प्लांट है तो फोटोसिंथेटिक होगा और ये है एनिमल तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक में कंसीडर किया जाएगा।
फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में हमने क्या किया, इसको कंसीडर कर लिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्या सेल वॉल फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के अलावा, तो फिर हम पहुंचेंगे थ्री किंगडम सिस्टम पर। थ्री किंगडम सिस्टम को किसने डिफाइन किया था? एसी बंद हो गया है, आज गर्मी चरम पे है। अर्नेस्ट हेकल ने ये दिया था, और यहां पे हम लोगों को एक नया टर्म देखने को मिलेगा, नया किंगडम, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। तो तीन किंगडम कौन कौन से हैं? प्रोटिस्टा, दो किंगडम हम यहां से फॉलो अप कर रहे हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा एक नया टर्म है, तो यहां पे एक नया नाम भी आएगा। कई बार पूछा गया है कि बताइए प्रोटिस्टा टर्म गिवन बाय, तो जो प्रोटिस्टा टर्म है, प्रोटिस्टा जो टर्म दिया था सबसे पहले, वो नाम भी अर्नेस्ट हेकल को ही जाएगा। डन। प्रोटिस्टा के बारे में अगर बात करें तो प्रोटिस्टा क्या है, ए सेलुलर है या यूनिसेलुलर हो गया। इनमें जिनको रखा गया था वो उनको ए सेलुलर माना गया, और साथ ही साथ में यूनिसेलुलर वालों को भी रखा गया। इस चीज को याद रखेंगे, आधे से ज्यादा बायोलॉजी में जब भी कभी ए वर्ड आएगा, ए सेलुलर या इस तरीके से टर्म लगेगा, तो उसका मतलब होता है अब्सेंट, या हम कह सकते हैं कि यहां पर ए का मतलब क्या होगा, अब्सेंट माना जाएगा। जितनी जगहों पर ये आएगा, ये वर्ड ए लगेगा किसी टर्म के सामने प्रीफिक्स के फॉर्म में, तो उसका मतलब क्या होगा, अब्सेंट मान लेंगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे फोर किंगडम सिस्टम की तरफ। फोर किंगडम सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कोपलैंड। इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, जो चार किंगडम बने थे उन चारों किंगडम के नाम मेंशन करेंगे। मोनेरा एक नया किंगडम आया, प्रोटिस्टा पुराना वाला ही है, यहां से तीन कॉपी करेंगे। फिर प्लांटी और एनिमेलिया। फिर से टर्म आएगा कि मोनेरा टर्म सबसे पहले यूज किसने करा, तो मोनेरा टर्म जो है सबसे पहले कोपलैंड ने यूज करा। कोपलैंड जी का नाम यहां पे आएगा, और प्रोटिस्टा टर्म में आएगा अर्नेस्ट हेकल का नाम। तो हम मोनेरा में डिस्कस करने वाले हैं। मोनेरा में किसको इन्होंने डिफाइन करा था, माइकोटा माना था, और प्रोकैरियोट को रखा, कहा कि जो मोनेरा है वो माइकोटा है, हालांकि माइकोटा फंगस के लिए यूज होता है, माइकोटा माना, और इसमें इन्होंने किसको रखा, प्रोकैरियोट को रखा। प्रोकैरियोट में इसमें आर्किया और यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया दोनों रखे गए। तो यहां पे इन्होंने इस चीज को जो है क्लासिफाई करा था। फिर प्रोटिस्टा में प्रोटोक्स्टिडा माना इन्होंने, प्रोटिस्टा को इन्होंने जो है प्रोटोक्टिस्टा माना, और इसमें यूकैरियोट को कंसिडर करवाया। तो एक में प्रोकैरियोट, दूसरे में यूकैरियोट रखे गए। फिर बचा आपका प्लांटी और एनिमेलिया। तो फोर किंगडम सिस्टम अडॉप्टेड बाय कैरोलस लिनियस, कोपलैंड, और उसके बाद ये सिस्टम आपका दिया गया। फिर बचता है हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम। तो हम लोग फाइव किंगडम सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे और वहीं पे ब्लॉक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम से। एक शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा आपको फाइव किंगडम सिस्टम के लिए, थम्स अप करेंगे आप लोग वहां पे। चलिए हम लोग फाइव किंगडम सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। किसने दिया था, लास्ट होगा आज का टॉपिक ये आपके लिए। फाइव किंगडम सिस्टम जो दिया गया, ये आर.एच. विटेकर का दिया गया है। आर.एच. विटेकर जी ने फाइव किंगडम सिस्टम को जो है डिफाइन करा था। क्या रखा था इसमें उन्होंने,
जो ड्रॉबैक आया था 4 किंगडम। देखिए जब भी कोई सिस्टम बनेगा, चाहे वो 2 किंगडम सिस्टम बना हो, 3 किंगडम सिस्टम बना हो या 4 किंगडम सिस्टम बना हो, तो हर उस क्लासिफिकेशन वाले सीरीज में आप देखेंगे कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होगा। हर एक सिस्टम का ड्रॉबैक रहा है। तो 4 किंगडम सिस्टम का ड्रॉबैक क्या था? 4 किंगडम सिस्टम का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि उन्होंने फंगस को प्रॉपर प्लेस या पोजीशन नहीं दिया। प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 4 किंगडम आपको देखने को मिल गए, लेकिन क्या उन चारों किंगडम में आपको कहीं पे फंगस देखने को मिला? ड्यू टू नॉट प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ फंगस, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया। 4 किंगडम सिस्टम को हमको डिस्कार्ड करना पड़ा। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी आई थी बाद में 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। तो हम लोग 5 किंगडम सिस्टम को यहां पे मेंशन करने वाले हैं कि कौन से ग्रुप को इन्होंने डिफाइन किया। आर.एच. विटेकर ने 1969 में इसको डिफाइन किया था। 1969, कुछ लोग इसको 57 मानेंगे, 59 मानेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे बहस नहीं करते हुए। जो आपके 5 किंगडम हैं उनके नाम हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या इसको माइकोटा भी कहा गया है। फिर हम बढ़ेंगे प्लांटी की तरफ और लास्ट में आएगा आपका एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, माइकोटा, प्लांटी या एनिमेलिया की तरफ हम लोग जो है मूव करेंगे। इसके बाद इन्होंने किसको रखा? मोनेरा में प्रोकैरियोट्स रखे गए थे। इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें यूकैरियोट रखे गए थे। फंगस में, जिसको हमने माइकोटा में डिफाइन करा था, इसमें आपके एक्सक्लूसिवली फंजाई रखे गए, सिर्फ और सिर्फ फंगस को रखा, एक्सक्लूसिवली फंजाई को हमने यहां पे माना। फिर अगर हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी और एनिमेलिया में एडवांस यूकैरियोटिक प्लांट, इसमें जो थे एडवांस यूकैरियोटिक प्लांट को रखा। और इसमें आप जानते हैं एनिमेलिया में हर वो ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकता है, मूवेबल एनिमल होगा, उसके बारे में बात करी गई थी, उसको रखा गया था। ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल जो है यहां पे रखे गए, ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल को उन्होंने एनिमल में रखा। बेस क्या था? अगर हम बेसिस की बात करें, उन्होंने किस बेस पे रखा था, क्लासिफाई करा था? तो बेसिस जो है या बेस्ड ऑन सेल टाइप, या आप कह सकते हैं सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे। सेल टाइप या सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बेस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पे, और साथ ही साथ में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू ग्रेड का है, आर्गन ग्रेड का है, आर्गन सिस्टम लेवल का है, या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, सेप्रोफाइट, डीकंपोजर, सैंग्विवोरस है, खून चूसने वाला है, इन सभी नामों से जो है इसको जाना जाएगा। इसी के साथ इस कहानी को हमें खत्म करना पड़ेगा आज के लिए। यहाँ पे हम लोग मिलेंगे फिर से आर.एच. विटेकर के दिए गए इस 5 किंगडम सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप जो भी पार्ट्स होंगे यहाँ पे, जो भी डाउट्स होंगे, जहाँ पे भी कंटेंट आपको गलत लगेगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जेनेरा प्लैनेटेरियम के बारे में, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे रेलेवेंट रिसोर्सेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।